हेलो, गुड मॉर्निंग डियर जेआरएफ एस्पिरेंट्स। मैं राधेश्याम केवट, स्वागत है आप सभी का राधेश पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो आईसीटी हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में हमने प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति और उसका विकास पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम प्राचीन शिक्षा में प्राचीन शिक्षा पद्धति की परंपराएं, क्या प्रक्रियाएं थी, कौन कौन से बड़े बड़े संस्थान थे, शॉर्ट में हमने समझा था। अब एक एक इंस्टीट्यूट को हम विस्तार से समझेंगे। ऐसे कौन से संस्थान थे, ऐसे कौन से संस्थान हुआ करते थे प्राचीन शिक्षा पद्धति में, जिनकी बदौलत भारत विश्वगुरु बना था। और यहाँ से सीधे के सीधे आपसे फैक्ट वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, विस्तार से भी प्रश्न आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 स्टार इसको मैंने आपको रेटिंग दी थी कि इसको आप 5 स्टार रेटिंग लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंसेट से यहाँ से एक प्रश्न आपका पूछा ही जाता है, कंपलसरी एक प्रश्न आपका यहाँ से प्राचीन एजुकेशन से, आपका एंसेंट एजुकेशन से आपका एक प्रश्न तो बनना ही बनना है। अभी तक के ट्रेंड के अनुसार तो, या मेरे विश्लेषण के आधार पर एक प्रश्न तो आपका 100% यहाँ से बनने की फुल संभावना रहती है। ठीक है, अब हम जो आज पहली यूनिवर्सिटी जो प्रारंभ करने जा रहे हैं, एक मिनट, चलिए थोड़ा सा व्यवधान आया था, उसके लिए माफी चाहता हूं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक अंतिम स्टेज। अभी हम लगभग 2 क्लास इस पर हम कर चुके हैं अपनी हायर एजुकेशन पर, जिसमें हमने पहली क्लास में पाठ्यक्रम और प्राचीन शिक्षा पद्धति का थोड़ा सा एक खाका तैयार किया था। सेकंड क्लास जो लगभग वो भी किसी न किसी व्यवधान की वजह से हमारी वो कंप्लीट क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन आज हम पूरी क्लास करेंगे, कंप्लीट करेंगे। थोड़ी लंबी क्लास चलेगी आज की हमारी। आज हम जो पहली जो विश्वविद्यालय पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम आप लिख लीजिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय यानी हमारी जो पहली दुनिया की, विश्व की सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी थी वह थी आपकी तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसको हम अभी विस्तार से हम पढ़ेंगे। हमने शॉर्ट में समझा था कौन कौन से संस्थान थे। हमने हिंदू लर्निंग इंस्टीट्यूट देखे थे, हमने बुद्धिस्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट देखे थे। इनको अलग अलग लिस्ट देख ली। कोई प्रश्न पूछे जाते हैं, 4-5 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से ये पूछा जाएगा इनमें से हिंदू लर्निंग इंस्टीट्यूट कौन से है, बुद्ध लर्निंग इंस्टीट्यूट। इस बार भी हिंदू लर्निंग इंस्टीट्यूट से और बुद्ध लर्निंग इंस्टीट्यूट से प्रश्न पूछा गया था। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहेगी आपकी। ठीक है, ठीक है। यूनिवर्सिटी, चलिए, तो पहली यूनिवर्सिटी हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी। देखिए, दुनिया में जब कोई सभ्यता नहीं थी, जब कोई शिक्षा नहीं थी, तब भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था, दुनिया का पहला जिसे विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। आज भले ही हमारे भारत के भूभाग में, क्षेत्रफल में नहीं है, परंतु ये 1947 से पहले तक हमारे देश का एक हिस्सा हुआ करता था, जिसे हम तक्षशिला विश्वविद्यालय कहते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, भी विस्तार से देखेंगे। क्या इसका इतिहास है, आपने चाणक्य का नाम सुना होगा, विष्णुगुप्त जी ने कहा जाता है, कौटिल्य जी ने कहा जाता है, और एक आपने चंद्रगुप्त का। तो कौटिल्य इसके टीचर थे और चंद्रगुप्त यहाँ से पढ़े हुए कैसे विद्यार्थी थे, जो आगे चलकर भारत के चक्रवर्ती सम्राट बनते हैं। ठीक है, एक बहुत बड़े राजा बनते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस यूनिवर्सिटी की इतनी ख्याति थी उस टाइम पे, एक बहुत बड़ा आवासीय, दुनिया के तमाम देशों से यहाँ विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तमाम विषय में यहाँ शिक्षा दी जाती थी। अब किस तरह की शिक्षा दी जाती थी हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है, अपनी लास्ट क्लासों में। अभी हम देखेंगे पहले सबसे इसकी चीज, इसकी लोकेशन देख लीजिए। ये लोकेटेड कहाँ पर है, ठीक है, लोकेशन कहाँ पर है इसकी, कहाँ है इसकी लोकेशन, तो यह है भाई आपका पाकिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान में। ठीक है, कहां पर है, पाकिस्तान में भाई। अभी जिससे हाल ही में उलझे थे हम, पाकिस्तान। पाकिस्तान में किस जगह पूछ लिया जाए तो एक जगह है रावलपिंडी, रावलपिंडी लिख लीजिए। वहां पर ये तक्षशिला, आज ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। कब इसे प्राप्त किया था हम समझेंगे इसको अच्छे से। ठीक है, ठीक है। प्राचीन समय में ये 16 महाजनपदें हुआ करती थी। ठीक है, तो 16 जनपदों में एक जनपद हुआ करती थी गांधार। कभी यदि प्रश्न पूछ लिया जाए, जनपद से अगर प्रश्न पूछ लिया जाए,
प्राचीन जो महाजनपदें हुआ करती थी, 16 महाजनपदें हुआ करती, जो इस इतिहास के जो विद्यार्थी हैं वो इसे अच्छे से समझते हैं कि 16 जनपदों जिन ये भू जैसे आज राज्य है ना हमारे भारत में, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, उसी प्रकार पूरा का पूरा जो भारत था वो 16 महाजनों में 16 महाजनपदों में विभाजित था। उनका एक राजा हुआ करता था, उन सब की एक एक राजधानी हुआ करती। ठीक उसी प्रकार आपका था तक्षशिला। तक्षशिला किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो वो था गांधार के अंतर्गत। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, गांधार के अंतर्गत आता था। इतना समझ में आ गया आपको? दुनिया की सबसे प्राचीन और पहली यूनिवर्सिटी लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख देता हूं ना, लार्जेस्ट भी के पर इसको वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी लिख लीजिए। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय होने का इस विश्वविद्यालय को गौरव प्राप्त है, इसलिए और ये लोकेटेड कहां पर है? तक्षशिला में। अब इसमें देखिए शिक्षा किस तरह की थी, तो इसमें हिंदू और बुद्ध दोनों ही तरह की शिक्षा दी जाती थी, हिंदू एंड बुद्धिस्ट लर्निंग। ठीक है, हिंदू एंड बुद्धिस्ट लर्निंग। अभी एक बार इसको हिंदू लर्निंग सेंटर के रूप में भी पूछा गया है। ठीक है, इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था वो लिख लीजिए आप। यूनेस्को में इसको सबसे पहली यूनिवर्सिटी है जिसको यूनेस्को में, हमारी भारत की जो यूनिवर्सिटी जिसको यूनेस्को में शामिल, यानी कि जो अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है इसमें इसको 1990 में शामिल किया गया था, 1980 में। ये प्रश्न अच्छे से याद कर लेना, 19 तक्षशिला को कब शामिल किया गया था? तक्षशिला विश्वविद्यालय को 1980 में शामिल किया गया था यूनेस्को की सूची में। ठीक है, एक और फैक्ट लिख लीजिए, इसकी खोजकर्ता कौन थे? इसके जो खोजकर्ता थे ये थे साहब अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, खोजकर्ता कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर आपके कनिंघम जो थे वो इसके खोजकर्ता थे। ये प्रश्न देखो इस यूनिट से ना फैक्ट ही फैक्ट ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब देखो किसी विश्वविद्यालय में ना एक प्रवेश किस माध्यम से दिया जाता हम समझ चुके हैं, तो सभी के सभी कठिन तरह की परीक्षाएं हुआ करती। तक्षशिला में यदि आपको एडमिशन चाहिए तो आपको एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, एक मौखिक साक्षात्कार लिख लीजिए, कठिन परीक्षा थी, मौखिक साक्षात्कार के द्वारा इससे आपको गुजरना पड़ता था, तब जाके आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जाता था। विषय कौन कौन से पढ़ाए जाते थे? देखो विषय बहुत सारे थे, कुछ महत्वपूर्ण विषय थे हम लिख लेते हैं इसमें, जैसे कि वेदों का पाठ कराया जाता था, जो भी हमारे चारों वेद थे उन सभी का भी यहाँ भी पठन पाठन कराया जाता था। वेद पढ़ाए जाते थे, आयुर्वेद या चिकित्सा कह लीजिए आप इसको, आयुर्वेद या चिकित्सा पढ़ाया जाता था, यानी मेडिकल साइंस पढ़ाया जाता था। मेडिकल साइंस की एजुकेशन भी दी जाती थी आपके पास। ठीक है, वेद जितने भी हमारे 6 वेदांग सभी 6 वेदांगों का अध्ययन कराया जाता था। ठीक है, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ये सब हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। धनुर्विद्या, जितनी भी प्रकार की जो युद्ध की विद्या होती थी उन सभी विद्याओं का भी यहाँ पे अध्ययन कराया जाता था। गणित, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, ठीक है, ये सभी के सभी विषय के अध्ययन यहाँ पे कराए जाते हैं, चाहे वो वेदांश हो, आयुर्वेद हो, मेडिसिन हो, ठीक है, मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, पॉलिटिक ग्रामर्स हो, दर्शन तो बहुत
प्रसिद्ध विषय था यहाँ के, दर्शन, राजनीति, यानी लगभग लगभग महत्वपूर्ण उस समय के अनुसार सभी विषय आपको पढ़ाए जाते थे, सिवाय आईसीटी को छोड़कर, क्योंकि आईसीटी नहीं पढ़ा उस समय, आईसीटी नहीं था। लेकिन हाँ, खगोल शास्त्र, गणित जैसे विषय काफी अच्छी तरीके से वहां पे अध्ययन कराया जाता था। क्लियर? कभी पूछ लिया जाए कि तक्षशिला किस शासक के काल में बहुत ज्यादा, तो एक कनिष्क एक शासक हुआ करते थे, कनिष्क एक राजा थे, ठीक है। कनिष्क के समय ये बहुत ज्यादा फैला फूला था, ठीक है। कनिष्क का संबंध जो कुषाणों को जब साम्राज्य था, हुण जब कुषाण आए थे तो कुषाण के एक अच्छे राजा थे, बाकी कुषाण बहुत अच्छे नहीं राजा थे, और कुषाण में कनिष्क हुए थे। कनिष्क ने इसका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया, जो लगभग फर्स्ट से सेकंड सेंचुरी बीसी तक, ठीक है। इतना आप समझ लीजिए इसमें, ठीक है। गुरु दक्षिणा दी जाती थी, जो भी विद्यार्थी होंगे वो अपने शिक्षक को गुरु दक्षिणा देंगे। गुरु दक्षिणा में क्या देंगे? साहब आप वस्त्र दे सकते हैं, भूमि दान दे सकते हैं गुरुओं को, उनको वस्त्र दे सकते हैं, अन्य का दान दिया जाता था गुरु दक्षिणा में, इस तरह के। और शिक्षा निःशुल्क हुआ करती थी पहले, ठीक है। और जो भी अलग से, मतलब उसमें आप कह सकते हैं एक तरीके से निर्भरता नहीं थी किसी पे, ठीक है। अभी हम इसके कुछ शिक्षक देख लेते हैं। शिक्षक बहुत पूछे जाते हैं, उनकी रचनाएं और उन शिक्षकों को एक बार यहाँ चर्चा करें। तक्षशिला कुछ महत्वपूर्ण टीचर्स थे, उन टीचर्स की एक बार हम लिस्ट बना लेते हैं। क्लियर? बस इसमें याद रखना लोकेटेड कहाँ था आपका, यूनेस्को में इसको कब शामिल किया था, ठीक है। अब ये विश्वविद्यालय इतना पुराना था, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि किसने बनवाया था, क्योंकि ये समय के साथ इसका विकास होता रहा है। अनेकों राजाओं ने, अनेकों शासकों ने अपने अपने समय में इस विश्वविद्यालय का विकास किया तक्षशिला का। आज ये खंडरनुमा नामक स्थिति में है, इसके पिक्चर्स वगैरह गूगल से आप देख लेना। तक्षशिला कहाँ पर है? रावलपिंडी, पाकिस्तान में। 1947 से पहले हमारे भारत का हिस्सा था, लेकिन विभाजन के पश्चात तक्षशिला पाकिस्तान के क्षेत्र में आया है, और वहां ये यूनेस्को साइट है और एक पर्यटन स्थल भी है, ठीक है, एक हेरिटेज साइट से हमारी। खैर, लेकिन हम इसे पढ़ते हैं क्योंकि हमारे इतिहास का एक हिस्सा था। प्रश्न पूछे जाते हैं तक्षशिला से, कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तक्षशिला के जो टीचर्स हैं उनसे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक लिखिए, आप इसमें बता देता हूँ, जो टीचर काफी पॉपुलर टीचर है उनका नाम और उनकी रचना में लिखा रहा हूँ, ये नोट कर लेना, सबको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। और जो व्यक्ति पहली बार राधेश पाठशाला प्लेटफॉर्म पर आए तो राधेश पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ऐसे विद्यार्थी तक पहुंचा दीजिए जो पेड कोर्स सपोर्ट नहीं कर सकते, या हिंदी माध्यम के ऐसे विद्यार्थी जिन्हें प्रॉब्लम होती है भाषा को लेकर, तो वो जाए राधेश पाठशाला को सब्सक्राइब करें और क्लास देखना प्रारंभ करें। नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। आईसीटी कंप्लीट हो चुका है, आईसीटी के नोट्स अपलोड हो चुके हैं, हायर एजुकेशन के भी नोट्स क्लास के एंड तक सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। बाकी सारी चीजें आप नोट्स करते रहिएगा। क्लियर? जैसे हमारा ये एनसीईआरटी वाला कंप्लीट होगा, मैं नोट्स उसमें डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, एक नाम लिख लिया, पाणिनि। ये जो जितनी भी रचना वो नाम बता रहा हूं ना, कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। पाणिनि, पाणिनि इसी विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं। पूछ लिया जाएगा कभी कभी कि ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये आपके पास विचारकों के, लेखकों के, आचार्यों के नाम दे दिए जाएंगे, पूछ लिए जाएंगे इस आचार्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था। उसमें नालंदा दे देंगे, विक्रमशिला देंगे, औदंतपुरी दे देंगे। अभी हम एक एक करके सबको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पाणिनि, तो पाणिनि की जो रचना थी उसका नाम लिख लीजिए, अष्टाध्यायी। व्याकरण रचना थी, है ना, अष्ट अध्यायी। इनको ये व्याकरण, बहुत बड़े व्याकरण यानी ग्रामर्स थे, इसको आप बोलेंगे ग्रामेरियन बोलते हैं इनको, है ना। व्याकरणकर्ता को इंग्लिश में ग्रामेरियन हुआ करते थे, बहुत बड़े, ठीक है। पाणिनि, इनकी रचना थी अष्टाध्यायी, ये नोट कर लीजिए। अब इंग्लिश में भी अष्टाध्यायी को अष्टाध्यायी लिखेंगे, ठीक है, अष्टाध्यायी, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी आप अष्टाध्यायी लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप नोट कर लीजिए। इसमें एक और विचारकों के नाम बता देता हूं मैं, चाणक्य, कौटिल्य। देखिए कभी इनके नाम में कंफ्यूज मत रहना, चाणक्य कह लीजिए इनको, कौटिल्य कह लीजिए, विष्णुगुप्त भी इनका एक नाम है, ठीक है। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, इनकी रचना का नाम तो सभी को पता होगा, सभी जानते हैं, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किस विषय की पुस्तक है? ये भी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।
कौन सी आपकी? अर्थशास्त्र, कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र। ये राजनीति की पुस्तक है, नॉट इकोनॉमिक, याद रखना, पॉलिटिक्स की बुक है अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र वाले इसको इकोनॉमी मत लिख लेना, अर्थशास्त्र ही लिखना है, इसका नाम ही अर्थशास्त्र था उनकी किताब का, इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है। चाणक्य के बाद आप फिर अगले एक और विचारक लिखेंगे, चरक। ये शल्य चिकित्सक थे, भारत के पहले शल्य चिकित्सक माने जाते हैं आचार्य चरक, ठीक है। सर्जन कह लीजिए आप, जो सर्जरी करते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे उपकरण यूज किए थे, हथियार ऐसे मतलब औजार बनाए थे उस समय, जो आज भी हमारी शल्य चिकित्सक टेक्नोलॉजी में यानी कि सर्जरी में यूज किए जाते हैं। इनके उपकरण जो भी ब्लेड्स वगैरह उस टाइप के इन्होंने ऐसे निर्माण कर दिए थे, ठीक है। इनकी रचना का नाम हमको लिखना है, उनकी रचना का नाम है चरक संहिता। कौन सी रचना इनकी? चरक संहिता, अपने नाम पर इन्होंने लिखी है रचना। अलग पेन से लिख देता हूं ताकि दिक्कत नहीं आएगी, रुकिए। चरक संहिता, ठीक है। नेक्स्ट आप नोट करेंगे, चरक के बाद आप लिखिए जीबक। जीबक, ये इनका संबंध बुद्ध से भी, जीबक की जो ये मेरे हिसाब से नालंदा, हाँ, तक्षशिला से संबंध है इनका, है ना। ये भी एक चिकित्सक थे, चिकित्सक कह लीजिए इसको, आयुर्वेदाचार्य चिकित्सक, ठीक है। फिर आप एक नोट करेंगे जीबक के बाद, जीबक के बाद आप एक लिखिए विष्णु शर्मा। इनकी कहानी हम सब ने बहुत पढ़ी है, बचपन में सबने पढ़ी है, जो आज 25-26 की एज के, उन्होंने सबने इनकी कहानी पढ़ी होगी, पंचतंत्र। आज भी पढ़ाई जाती है स्कूलों में, पंचतंत्र की कहानियां, वो इन्हीं के द्वारा लिखी गई है, और ये बहुत पहले लिखी गई है। सोचिए, ये कोई आज के नहीं है, बहुत पुरानी कविता। इनकी कहानियां हम आज भी, पंचतंत्र की कहानियां हम आज भी पढ़ते हैं। एक लिखिए आप ब्रह्मगुप्त, इनकी रचना लिखिए ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ब्रह्मस्फुट, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत रचना इनकी। चलिए, तो ये थे आपके, कुछ और लिख, एक और लिख लीजिए, भास्कराचार्य। भास्कराचार्य, इनकी रचना की, इनकी रचना का नाम है महाभाष्य, महाभाष्य, और एक रचना है महाभास्करीय, ठीक है। ये गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, ठीक है। महाभाष्य और महाभास्करीय इनकी दो रचनाएं हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय। लगभग ये 405वीं शताब्दी के आसपास इसका पतन कब हुआ था? 5वीं शताब्दी के आसपास, है ना। 5वीं शताब्दी में इसका आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय था। ये हमारे आक्रांताओं के द्वारा, मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा, मुगलों के द्वारा कह लीजिए, मुस्लिम जितने भी आक्रांता थे उनके द्वारा इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। मैंने आपको जो पहली क्लास में बताया था, किसी भी देश की यदि आप कल्चर को, उसकी संस्कृति को, उसकी परंपराओं की, उसकी शिक्षा पद्धति को यदि आप नष्ट कर देंगे, तो उस राष्ट्र पर या राज्य पर अधिकार करना या उसको गुलाम बनाना, आक्रमण करना बहुत आसान हो जाता, क्योंकि आप उनको वो चीजें भुला दोगे वो क्या थे। एक कहा भी जाता है, हम क्या थे, क्या हैं, क्या हो गए और क्या होंगे। एक समय था भारत के ही लोग भारत को, अपने आप को भारतीय मानने से कतराते। जब वो विदेश जाते थे तो बड़ा संकोच करते थे इंडियन। लेकिन आज अब फिर से हमारी परंपरा, हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, जब हमारा इकोनॉमिक आर्थिक रूप से जब हम सशक्त होते जा रहे हैं, सांस्कृतिक रूप से हमारी पहचान अब बढ़ती जा रही है, तो भारत को वो सम्मान पुनः प्राप्त हो रहा है वैश्विक मंचों पर। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, कब हुआ था लगभग, या मान लीजिए इसको मैं कह दूं आपको, सेंचुरी, ठीक है, 499 सेंचुरी में आप कह लीजिए। एक नाम भी आता है इसका, महमीर कुल का नाम आता है, अनेकों शासन, महमीर कुल, एक शासक हुआ करता था महमीर कुल, ठीक है, महमीर कुल। इस कहा जाता है कि इसने इस विद्यालय को नष्ट, बुरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। फिर इस पर बहुत सारे आक्रमण, हूणों ने भी इसको जब जितने भी देखो
जो एरिया है ना हमारे भारत का, मैं आपको बता देता हूँ, चलिए थोड़ा सा एक, लेकिन मैप पे मत जाना, कैसे बनाऊंगा ऐसे ही, ठीक है। चलिए ये हमारे भारत का नक्शा है, तक्षशिला मान के चलिए, मैं यहाँ पर है हमारा तक्षशिला, पाकिस्तान वाला एरिया जो आ गया आपका, ठीक है। ये हमारा इंडिया है। तो जितने भी आक्रमण, देखो यहाँ यहाँ क्या था, ये हिमालय का क्षेत्र था, ठीक है। ये नीचे पूरा का पूरा समुद्र था, तो इधर से आक्रमण करना मुश्किल होता नहीं था, ठीक है ना। ये पूरा बर्फीला क्षेत्र था हिमालय का, तो यहाँ से भी आक्रमण करना आसान नहीं होता था। तो ये जो क्षेत्र था ना, ये था बिल्कुल ड्राई स्टेट, ड्राई रीजन था। जितने भी आक्रमण आए ना, सभी सभी यहाँ से, आपके पास जितने भी आक्रमण हुए सभी यहीं से आक्रमण किए गए आपके पास। मुगल सारे यहीं से आए, हुनों ने भी यहीं से आक्रमण किया है, जितने भी कजाकिस्तान, तजाकिस्तान से रास्ते, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अभी जो वर्तमान अफगानिस्तान भी हमारे क्षेत्र का एक पार्ट था एक समय पहले, लेकिन जितने भी अरब कंट्रीज से जो भी आपके पास आक्रमण, सभी के सभी आक्रमण है। तो सबसे पहले क्या पड़ता था, यहाँ गांधार। तो ये जो एरिया है ना, कई बार आपके जो अभी जो वर्तमान में पंजाब वाला आप क्षेत्र कह सकते हैं, तो इनके लोगों में वो खून, वो जज्बा इनके लोगों में देखने को मिलता। क्यों? क्योंकि इन लोग हमेशा ये क्षेत्र हमेशा संघर्ष में ही रहता था। यहाँ तक तो बहुत कम पहुंच पाते थे, बाद में जब अंग्रेज आए, मुगल्स भी यहाँ तक पहुंच गए थे नीचे तक, जब इतिहास में हम पढ़ेंगे। तो अभी हम इतिहास में नहीं जाएंगे, लेकिन ठीक है, इतिहास वाले विद्यार्थी इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। और जियोग्राफी, इसलिए इतिहास को पढ़ा ही जाता है जियोग्राफी के साथ, हम भी इतिहास ही पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं समझा देता हूँ क्यों इस पर अलग अलग आक्रमण हुए। क्योंकि ये एंट्री पॉइंट था आपका घुसने के लिए इंडिया में। उस टाइम व्यापार आपका एक रेशम मार्ग था, एक प्राचीन रेशम मार्ग हुआ करता था, चाइना तक जाता जाता पूरा पूरा रेशम मार्ग, जो जो यहाँ से म्यांमार होते, ये पूरा प्राचीन एक रेशम मार्ग था, जिसको रेशम मार्ग कहा जाता है, व्यापारिक मार्ग था, वो भी यहीं से जाता है आपका निकल कर। तो एंट्री पॉइंट आपका यहीं था पूरा का पूरा, इसी रास्ते से सभी आक्रमण आते। तो पहले पड़ता था आपका ये पूरा गांधार का क्षेत्र, तो गांधार को कई बार लूटा गया, ध्वस्त किया गया। अब बहुत जब आक्रमण होते हैं ना, पहले कोई लॉ नहीं होता, वहां जस्टिस नहीं होते। आज के युद्धों में देखो, कहीं यूक्रेन रशिया वॉर अभी चल रहा है, फिलिस्तीन, अब इसराइल का जो वॉर चल रहा है, वहां पे क्या लग रहा है आपको, सिर्फ मारकाटी में महिलाओं के साथ अभद्रता की गई होगी, कहीं बलात्कार किए गए होंगे महिलाओं के साथ। ये सब तमाम सालों से होता आ रहा है, जितने भी युद्ध क्षेत्र में था, ठीक है ना। खैर अभी इतिहास पे नहीं जाएंगे अपन, वापस आते हैं। तो ये हो गया आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय से महत्वपूर्ण, हमने सभी सभी फैक्ट देख लिए हैं। अभी देखो हम कुछ जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज उनको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेंगे, और बाकी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनके दो दो तीन तीन फैक्ट देख लेंगे, ठीक है। बाकी नोट्स में मैंने दी है बहुत सारी चीजें उसमें, तो आप उससे पढ़ लेना, क्लियर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय, नोट कर लीजिए नालंदा को, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। सबसे पहले इसके संस्थापक का नाम लिखिए आप, कुमारगुप्त। कौन थे इसके संस्थापक? नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना जिन्होंने कराई थी वो थे इसके कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त फर्स्ट, बहुत पूछे जाते हैं नालंदा से, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एक विक्रमशिला है। इन तीन चार यूनिवर्सिटी को बहुत डिटेल से पढ़ने का, बाकी सभी विश्वविद्यालयों को हम शॉर्ट शॉर्ट की इन्फॉर्मेशन दे लेंगे, बाकी नोट्स आप पढ़ लीजिए, कवर हो जाएंगे, है। यूनिवर्सिटी क्रोनोलॉजी में भी दी जाती है, इतना याद रखना, यूनिवर्सिटी क्रोनोलॉजी में भी पूछी जाती है आप सभी से। चलिए कुमारगुप्त पहले थे, स्थान इसका देख लेते कहां पर था, कहां पर है। ये था नहीं है, आज भी है। वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड मोस्ट सर्वाइविंग यूनिवर्सिटी से कहा जाता है, ये नोट कर लीजिए।
वर्ल्ड मोस्ट सर्वाइविंग यूनिवर्सिटी, यानी ऐसा विश्वविद्यालय जो इतने सारे ध्वस्त, इतनी बार इसको आक्रमण कर ध्वस्त कर दिया गया लेकिन पुनः नए स्वरूप से ये खड़ा होता है और अभी भी ये यूनिवर्सिटी को इसकी पुनः स्थापना की जा रही है, की जा चुकी है, कैंपस भी इसके स्टार्ट हो चुके हैं। कई राष्ट्र, चाइना, जितने भी जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं उनके साथ मिलकर, भारत सरकार मिलकर इसकी पुनः स्थापना की गई है। आप चाहे तो देखेंगे बहुत शानदार कैंपस है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसको शामिल किया। नालंदा जिला है, नालंदा। चलिए, स्थान कहां पर है? बिहार। ठीक है, बिहार में कहा? नालंदा जिला। ठीक है, बस इतना याद रखना, नालंदा जिला। ठीक है, जो लगभग राजगीर उस समय जो आती थी आपकी, जो महाजनपद राजगीर हुआ करती थी, महाजनपद एक राजगीर हुआ करती थी उसके अंदर, तो राजगीर से ये लगभग आप मान के चलिए लगभग 12 किलोमीटर दूर है ना। आज तो जीपीएस में पता चल ही जाएगा कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन, हमको पता चल जाती है तो हमको समस्या नहीं आती इन सब चीजों को ढूंढने में बहुत ज्यादा। ठीक है, चलिए और क्या लिखेंगे हम इस पे? नालंदा विश्वविद्यालय मुख्यतः था बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर। ठीक है, कौन सा सेंटर था यह? बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर। लेकिन हिंदू लर्निंग होती थी, लेकिन मेनली यदि पूछा जाए कौन नालंदा विश्वविद्यालय हिंदू लर्निंग सेंटर में था या बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर, तो आपको उसमें लिखना है बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर। ठीक है, बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर। हिंदू शिक्षा भी दी जाती थी, तब बस आप याद रख लेना। क्लियर? कुमारगुप्त प्रथम हम देख लिए। ठीक है, बौद्ध शिक्षा के लिए काफी प्रसिद्ध था। ठीक है, और विश्व, इसे कहा भी जाता है कि विश्व का पहला आवासीय विद्यालय भी कहा जाता है। लेकिन तक्षशिला भी आवासीय विद्यालय था, तो ये थे आवासीय विद्यालय। बहुत बड़े बड़े कैंपस हुआ करते थे यहाँ पर, जिसमें विद्यार्थी एक साथ हजारों लोग रहते थे, हजारों लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक है, फिर इसके बाद वो अपने अपने क्षेत्र में जाके अपनी अपनी योग्यता और कौशल के आधार पर अपने जीवन का निर्वहन करते थे। तो इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे हमारे। बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर अच्छे से याद रख लेना, इसको पूछा गया है, पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक है, कल हमने लिस्ट देख ही ली थी। विषय क्या थे? तो विषय में तो बौद्ध दर्शन ही था, जिसमें महायान, हीनयान, माध्यमिक, योगाचार्य, गणित, तर्कशास्त्र, आयुर्वेद, सभी तरह के जो भी मैंने आपको बता दिए वो सारे के सारे मिल जाएंगे। देखो, हीनयान, महायान, मैंने दो शब्द यूज किए, ये बुद्ध धर्म की दो शाखाएं होती है। ठीक है, बुद्ध धर्म की क्या होती है? बुद्ध के जाने के बाद बुद्ध दो भागों में बढ़ गया था, दो शाखाएं निकली थी, दो अलग अलग विचारधाराओं में। एक था हीनयान और एक था महायान। ठीक है, एक इसमें तांत्रिक बौद्ध भी आता है, बाद में चलकर एक तांत्रिक बौद्ध भी आता है। ठीक है, समझ में आ गया? जो इतिहास के विद्यार्थी उनके लिए इंपॉर्टेंट है, पर हम हीनयान, महायान, तांत्रिक बौद्ध, तीन शाखाएं होती है बौद्ध धर्म की, बस आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, इसकी हम संरचना के विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किसके विषय में? संरचना। ठीक है, आकार क्या था, कैसे क्या था, बाकी मैंने चीज देखी, पर इसमें बस आप एक चीज याद रखना, बहुत सारे, लगभग इसकी कैपेसिटी मान लगभग 10,000 विद्यार्थी यहाँ एक साथ बैठ के पढ़ सकते थे। ठीक है, और इस विद्यालय में लगभग 1500 से अधिक आचार्य हुआ करते थे। ठीक है, 1500 आचार्य हुआ करते थे। लेकिन मैं आपको जो महत्वपूर्ण चीजें पूछी गई हैं वो जो बता रहा हूँ, एक पुस्तकालय हुआ करता था यहाँ पर। ऐसा माना जाता है कि वो महीनों तक वो पुस्तकालय में आग लगती रही, इतनी ज्यादा वहां किताबें हुआ करती थी नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर। इतना बड़ा पुस्तकालय था, बहुत कई मंजिला पुस्तकालय था। ठीक है, इस पुस्तकालय को क्या कहा जाता था? इस पुस्तकालय को कहा जाता था धर्मगंज। ये याद रखना, ये पॉइंट है, पूछा गया है। ठीक है, क्या नाम था इस पुस्तकालय का? धर्मगंज। क्या था मेरे प्रिय विद्यार्थियों? धर्मगंज। इस पुस्तकालय को, जो धर्मगंज था, इसको हमने तीन भागों में उन्होंने विभाजित किया था। एक था रत्न सागर, ये बिल्डिंगों के नाम थे उनके, रत्न सागर। ठीक है, रत्न सागर। सेकंड था आपका रत्न रंजक, रत्न रंजक, और तीसरा था रत्नोदधि। ठीक है, इतने बड़े बड़े ये पुस्तकालय हुआ करते थे, जिसमें ना जाने हजारों, कई लाखों किताबें हुआ करती थी।
ऐसा जब मुस्लिम आक्रांताओं ने लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर आक्रमण किया तो वो किताबें महीनों तक जलती रही थी। सबसे पहले क्योंकि वो इस्लामिक कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहते थे, प्रचार करना चाहते थे, बढ़ाना चाहते थे, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे, ये उनकी पहली मंशा हुआ करती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने हमारे सभी ग्रंथों को ना, आज मुझे अगर मान के चलिए, आप सोच सकते हैं अगर वो किताबें हमारे पास होती जो जलाई गई, जो ज्ञान था, क्योंकि बहुत ज्यादा पहले प्रिंटिंग या डिजिटल मीडिया था नहीं कि एक बार भले आप कितनी किताबें जला लो आज के समय में, लेकिन सब चीज डिजिटल रूप में फॉर्मेट में उपलब्ध है तो आप एक्सेस कर सकते हैं। लिमिटेड किताबें होती थी, कागज उस समय इतने बनते नहीं होंगे, कागज की टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा बिल्ड नहीं होंगी, मशीनें नहीं थी, पेपर मशीनें। तो आप सो अनुमान लगा सकते कि उस समय जो हमारी बुक्स जलाई गई, जो हमारा साहित्य, जो हमारा इतिहास जलाया गया, जो जो हमारा ज्ञान था, वो कुल कह सकते हैं मिला के हमारे ज्ञान को ही नष्ट किया गया। मैं बार बार कहता हूँ, मैकाले जब आया था, मैकाले भी यही उद्देश्य से आया था कि भारत की शिक्षा, परंपरा, संस्कृति और एजुकेशन को समाप्त कर दो, तो इन्हें गुलाम बनाना आसान हो जाएगा। और जब आप अपना मूल ही खो दोगे ना, तो फिर आपको कोई भी आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। भारत की स्थिति पर हंसना आसान होता है, परंतु भारत के इतिहास को समझकर उस पर दुख जताना बहुत फर्क होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं यूपीएससी का विद्यार्थी रहा हूँ, कई सालों तक मैंने इतिहासों को पढ़ा है, बहुत सालों तक इतिहासों को पढ़ा है, इतिहास को अच्छे से समझा है। यूपीएससी का विद्यार्थी नहीं होने से पहले मुझे इतिहास में काफी रुचि थी, मैं इतिहास पढ़ता था। और इतिहास को जब समझ में जब आने लगता है तो आपको पता चलता है हाँ हम किस स्थिति में थे और क्या है। सरकारों को दोष देना आसान होता है, परंतु जब उन परिस्थितियों के साथ हम जब समझौता करते हैं, जब उनके साथ लड़ते हैं, उनको सुधारने के लिए प्रयास करते हैं, तब हमें ग्राउंड रियलिटी पता चलती है। आजादी के बाद की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, भारत अकाल की स्थिति में था, भारत भुखमरी की स्थिति में था। वहां से लेके आज वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी तक बढ़ने तक के जो सफर है वो यूं ही तय नहीं हुआ है। भारत ने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ न्योछावर किया है, बहुत कुछ सहा है। और खोने से ज्यादा सहना बहुत पीड़ादायक होता है किसी भी चीज के लिए। इसलिए अपने देश पर गर्व करना चाहिए हमको, हर इंडियन को प्राउड करना चाहिए अपनी कंट्री पर। बहुत लोग होते हैं जो पढ़ लिख कर विदेश चले जाते हैं और विदेश के कल्चर को ज्यादा अव्वल मानते हैं, परंतु समझना पड़ेगा ना, जिस समय विश्व में औद्योगिक क्रांतियां हो रही थी, विश्व में राजनीतिक क्रांतियां हो रही थी, आजादी के लिए क्रांतियां लड़ी, भारत उस समय परतंत्र ही था, ब्रिटिश सरकार के अधीन था। जिस समय टेक्नोलॉजी का उद्भव हो रहा था, भारत परतंत्र था। जिस समय कंप्यूटर बन रहे थे, भारत परतंत्र था। जिस समय कृषि क्रांतियां हो रही थी, भारत परतंत्र था। इसलिए हमारे इससे पिछड़ने का एक कारण है। समझ में आ रही है? अब चीजें तो आपको थोड़ी धीरे धीरे समझ में आने लगी। इसी प्रकार हमारी शिक्षा पद्धति है, इसे आप समझोगे तो और एजुकेशन आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर? हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, समय आएगा तो हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहे, है ना। चलिए, तो आपने समझी, रत्नोदधि मैंने लिखा दी आपको, रत्नोदधि, ठीक है। इसमें बड़ी की लगा लीजिए मात्रा, ठीक है। रत्नोदधि उच्चारण बड़ा हो रहा है ना इसमें। चलिए, तो ये पुस्तकालय थे। और कुछ फैक्ट है, हाँ, प्रवेश परीक्षा पे एक प्रश्न पूछा गया, लिख लीजिए। प्रवेश परीक्षा कौन लेता था? इसमें एक द्वार पंडित नामक एक व्यक्ति होते थे, द्वार पंडित या द्वार पंडित कहते हैं इसको, द्वार पंडित या पंडित आदि लिखा आ जाए। ये परीक्षा कराते थे, मौखिक रूप से ये परीक्षाएं होती थी, और इस परीक्षा के माध्यम से आपको विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाता था, ठीक है। समझ में आ गया आपको? इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके आकार की और संरचना की मैं बात करूं विश्वविद्यालय की, एक इसके जो परिसर थे उसको कहा जाता संग्रहराम। संग्रहराम कहा जाता, जिसमें 8 बड़े हॉल हुआ करते थे, ठीक है। 8 बहुत बड़े बड़े हॉल हुआ करते थे, ठीक है। उसमें ना जाने कितने अलग अलग एंट्रीज होते थे, जिसमें लगभग 300 रूम्स यानी कि अध्ययन कक्ष और निवास कक्ष साथ में ही हुआ करते थे। क्लियर? तो ये भी आप इसको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसके कुलपति से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया, कई बार पूछा गया। इसके कुलपति लिख लीजिए। कुलपति जो थे वो थे इसके सीलभद्र। कौन थे? सीलभद्र। इतना नोट कर लीजिए आप, सीलभद्र इसके जो मुख्य कुलपति थे, जो बौद्ध दर्शन और आदित्य वेदांत दर्शन के बहुत बड़े व्याख्याकर्ता माने जाते हैं और हैं, ठीक है। और इन्हीं के नेतृत्व में नालंदा विश्वविद्यालय ने विश्व में अपना एक स्थान, जहां चाइना, म्यांमार, तिब्बत तो हमारे भारत का एक पार्ट था उस समय पे, अभी तिब्बत चाइना ने ऑक्यूपेट करके रखा हुआ है,
म्यांमार, बहुत सारे देशों से यहाँ पे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, हेनसांग का नाम, हेनसांग जैसे विद्यार्थी ने यहाँ पे भी किया है। अब इसके विषय में कुछ हमने विशेष चीजें लिख लेते हैं, ठीक है। इतना नोट कर लिया आपने। इस विश्वविद्यालय को है ना, इसको कहा जाता था ऑक्सफोर्ड, भारत का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, ऑक्सफोर्ड ऑफ एंशिएंट इंडिया, लिख लीजिए आप, प्राचीन भारत का ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। फैक्ट पूछा जाए कभी आपसे तो आपको पता होना चाहिए। एक बौद्ध धर्म की भी जब मैंने बात की थी तो किस शाखा से संबंधित था, तो ये था महायान बौद्ध से, महायान बौद्ध शिक्षा से संबंधित था। ये प्रश्न पूछा गया है, अच्छा याद रखना। कभी बुद्ध आ जाए लेकिन बुद्ध में पूछा जाए हीनयान था, महायान था या तंत्र बौद्धिक सा, तो कौन से बौद्ध धर्म से कौन सी बौद्ध शिक्षा से, महायान बौद्ध शिक्षा से संबंधित था, ये लिख लीजिए, ठीक है। महायान, महायान, महायान बुद्धिस्ट लर्निंग, ठीक है, नोट कर लीजिए। इतना हट जाता हूँ, ये सारा का सारा नोट कर लें आप पहले जल्दी 2 सेकंड में। तो ये था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय, एक बार रिकॉल कर लेते सारी चीजों को। बौद्ध शिक्षा से संबंध, महायान बौद्ध शिक्षा से संबंध कुमारगुप्त प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। प्रथम मठ का स्थान का बिहार, नालंदा, राजगीर के पास है, ठीक है। ये प्रश्न ऐसा आ जाए, बुद्धिंग लर्निंग सेंटर था हमारा ये, ठीक है। कौन सा बुद्धिंग लर्निंग में कौन सा था आपका, महायान बौद्ध शिक्षा का था। प्रवेश द्वार पंडित द्वारा दिया जाता था। कुलपति कौन थे, सीलभद्र थे इनके। धर्मगंज पुस्तकालय था जिसके 3 भाग हुआ करते थे, रत्नादधि, रत्नसागर और रत्नरंजक, ठीक है। और संग्रह राम नामक इसके कैंपस हुआ करता था जिसमें लगभग 8 बड़े बड़े हॉल हुआ करते थे, 300 कक्ष हुआ करते थे, और इससे अनुमानित बड़ा भी हो सकता है परंतु इसका माना जाता है, ठीक है। पाली भाषा मुख्यतः पढ़ाई भी जाती थी साथ में, जब बौद्ध लर्निंग सेंटर था, जब बुद्ध के उद्भव के बाद, ठीक है। पाली का जब उद्भव हुआ था बौद्ध के आने के बाद। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। यही यूनिवर्सिटी है जिसको हमको बहुत डिटेल से पढ़ना है। इतना बिठा देता हूँ, फिर आगे और पढ़ते हैं इसका। यार आज तो हॉर्न की आवाज कुछ ज्यादा ही आ रही है, पता नहीं क्यों, अमूमन इतनी आती नहीं है। चलिए, देखिए एक कैंपस स्थापित किया गया था यहाँ पे, नव नालंदा महाविहार। नव नालंदा महाविहार ये किस लिए स्थापित किया गया था, ये जो बुद्ध की जो शिक्षा थी, बुद्ध और पाली भाषा के लिए इसको आप कह सकते हैं पाली भाषा, बुद्ध के जितने भी ग्रंथ लिख लीजिए यहीं पर ही कहीं साइड में, बुद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ मिलेंगे सब आपको पाली भाषा में मिलेंगे, ठीक है। तो पाली और बौद्ध दर्शन के विकास और अध्ययन के लिए, विकास और अध्ययन यानी कि डेवलपमेंट और रिसर्च करने के लिए ये इंस्टीट्यूट इन्होंने स्थापित किया था जिसको बोलते हैं नव नालंदा महाविहार, ठीक है। नव नालंदा महाविहार, ये नोट कर लीजिए। कब हुआ था इसको मैं बता देता हूँ, 1951 में, 1951 में, आजादी के कुछ साल बाद। नोटेड। वर्ष 2006 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया, इसे 2006 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था इसे 2006 में। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसे कब बनाई गई थी, 2010 में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये फैक्ट है और बाकी फैक्ट है। भारत चीन 2015 में लगभग, हाँ मे भी शायद 2010-2015 में भारत चीन सिंगापुर अनेक देशों ने मिलकर इसको पुनः स्थापना के लिए इसकी की गई थी। एक था बख्तियार खिलजी, कब हुआ था ये, लगभग 1193 या 11वीं शताब्दी ऐसा कहा जाता है, लगभग 1193 या 11वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी, इसके द्वारा इसे नष्ट किया गया था। बख्तियार खिलजी के द्वारा इस यूनिवर्सिटी को नष्ट किया गया था, ठीक है। कई महीनों तक जलता रहा था, पुस्तकालय में आग लगा दी थी, इसीलिए लगाई थी। यही वो क्रूर आतंकी कह लीजिए, आक्रांता कह लीजिए, मुस्लिम आक्रांता था जो मुस्लिम इस्लामिक प्रचार के लिए हमारे
यूनिवर्सिटी को जिसने नष्ट कर दिया था। इस्लाम का उद्भव था नहीं वैसे ना हमारे देश में, लेकिन ये आक्रांताओं के द्वारा हमारे शासक समय के साथ कमजोर पड़ते गए और इस्लामिक आक्रांताओं की थोड़ी शक्ति मजबूत थी तो वो हमको पराजित करते चले गए। ठीक है, चलिए अब आते हैं, एक नंबर आता है आपका वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय। अब हम जितने भी विश्वविद्यालय पढ़ेंगे शॉर्ट इंफॉर्मेशन में देखते जाएंगे। क्लियर? ये क्या था, ये इसकी लोकेशन लिख लीजिए आप सबसे पहले। ये शॉर्ट नोट्स बनवा रहा हूं मैं आपको, निश्चिंत रहिए, यही आपको रिवीजन करना है। कहां पर है? गुजरात, सौराष्ट्र। ठीक है, गुजरात या सौराष्ट्र के नाम से दोनों आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। जिला दिया आ जाए तो ये भावनगर जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? भावनगर जिला। ठीक है, मैं हुआ करता था पहले। ठीक है, स्थापना किसने की थी? मित्रक राजाओं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना हुई थी मित्रक राजाओं के द्वारा। समझ में आ रहा है? स्थापना मित्रक राजाओं के द्वारा हुई थी। ये हिंदू और बौद्ध दोनों ही शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, शिक्षा थी हिंदू लर्निंग एंड बुद्धिस्ट लर्निंग। हिंदू एंड बुद्धिस्ट दोनों ही तरह की लर्निंग के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध था। पाठ्यक्रम वही मिलेंगे, राजनीति, अर्थशास्त्र, वेदांत, धर्म, वेद पढ़ाई जाते थे ना, क्योंकि जब हिंदू की बात आ जाएगी तो वेदों का अध्ययन, धर्मशास्त्र हुआ, ये सब आपको धर्मशास्त्र जो मनुस्मृति वाला जो था उसको कहा जाता है। धर्म जो मनु के द्वारा जो लिखी गई थी वही धर्मशास्त्र था। वो सारे के सारे पाठ्यक्रम आपको पढ़ाए जाते थे। ठीक है, और ये अगर बुद्धि की यदि मैं बात करूं तो ये बुद्धि की ये प्रश्न पूछा गया है, ये हीनयान परंपरा से था। नालंदा किससे था? महायान से था, तो ये हीनयान से संबंधित है। ये इसमें अच्छा याद, इसको सही से याद कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, पूछा गया। ठीक है, तो बस इतना याद रख लीजिए वल्लभी का। ठीक है, समझ में आ गया आपको? कब से माना जाता, तो लगभग कहते हैं इसको शायद लगभग 6वीं शताब्दी तक। ठीक है, 6वीं शताब्दी तक है ना इसका विकास हुआ था। नेक्स्ट आप लिख लीजिएगा विक्रमशिला। कौन सी यूनिवर्सिटी है? विक्रमशिला। बहुत सारी यूनिवर्सिटी, यहाँ टाइम लगेगा इनको पढ़ने में ना। मैं शॉर्ट में बता दूं या फिर आप नोट से पढ़ ले, कुछ समझने वाली चीजें इसमें है नहीं है बहुत ज्यादा, बस याद करने वाली चीजें कुछ। एक और ये पढ़ लेते हैं हम विक्रमशिला, इसको थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कहाँ पर स्थित है? तो ये भाई साहब भागलपुर में, भागलपुर में स्थित है आपकी। ठीक है, अचिंक्य करके गांव है, बिहार में आता है ये भागलपुर। ठीक है, विक्रमशिला, इसको नालंदा की बहन संस्था कहा जाता है, ये पूछा गया। ये नालंदा की बहन संस्था यानी सिस्टर कहा जाता है इसको। ठीक है, नालंदा की बहन संस्था कभी पूछ ले, बहन या बहन लिख लीजिए आप इसको यार। चलिए, बहन संस्था इसे कहा जाता है, बहना, सिस्टर इसे कहा जाता है। क्लियर? इसकी स्थापना किसने कराई थी, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, दो तरह के फैक्ट मिलते हैं। एक तो संरक्षक आता है इसका, जो पैसे लगाने वाला होता है, उसकी देखरेख करने वाला होता है, उसे कहा जाता है। वो जो थे वो थे पाल वंश से संबंधित थे, राजा धर्मपाल। कौन थे? राजा धर्मपाल। ये पूछा गया, याद रख लेना, ये क्रोनोलॉजी में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। राजा धर्मपाल किससे संबंधित है? ये पाल वंश, ये पाल वंश हुआ करता था, वहां से थे। ठीक है, उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी लगभग 700, लगभग ये माने 8वीं शताब्दी भी इसका काल लगभग कह सकते हैं, या 6th सेंचुरी इसको, हाँ लगभग 6वीं शताब्दी मान लीजिए, है ना। 770 से ये लगभग 810 ईस्वी तक इनका ये कार्यकाल था, ईस्वी तक। ठीक है, 6वीं शताब्दी कह लीजिए ना, ये पूरा विकास आता 6वीं शताब्दी। ठीक है, क्रोनोलॉजी में कोई प्रश्न आ जाए तो आपको ऐसे प्रश्न अच्छे से आना चाहिए, आपसे बनना चाहिए, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे गलत ना हो। ठीक है, मैंने क्या बताया, संरक्षक एक तो राजा भिक्षु थे, अब एक हो सकता मार्गदर्शक हो सकते हैं, जिसके आह्वान पर इस विद्यालय बुद्ध लर्निंग सेंटर के रूप में इसको स्थापित किया, तो भिक्षु थे, एक कामपाल भिक्षु। नोट कर लीजिए, कभी आ जाए संबंध तो आप नोट कर लीजिए, कामपाल भिक्षु।
भिक्षु मतलब जो सन्यासी होते थे उनको बौद्ध धर्म में भिक्षु कहा जाता था। जो उसके अनुयायी होते थे, बुद्ध के जो अनुयायी थे, उनको सबको भिक्षु कहा जाता, तो उनका नाम था कामपाल भिक्षु। ठीक है, चलिए ये जो था ना, ये तांत्रिक बौद्ध से बहुत इस पूछा गया है, तांत्रिक बौद्ध शिक्षा से संबंधित था, तांत्रिक बौद्ध शिक्षा से संबंधित था। किस शिक्षा से संबंधित था? तांत्रिक बौद्ध शिक्षा से, यानी तांत्रिक जो जादू टोने वाले होते हैं ना, उनको तांत्रिक बौद्ध शिक्षा से हमें से कहा जाता था। इसकी खुदाई हुई थी लगभग 1986 में, आज भी चल रही है, आज भी इसके कई अवशेष मिलते रहते हैं। अभी हाल ही में कुछ अवशेष मिले हैं हमारे लिए, 1986 में इसकी खुदाई की गई थी। ठीक है, कभी पूछ लिया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तांत्रिक विषय सभी मिलेंगे आपको। बहुत सारे शिक्षक होते थे। आवासीय विद्यालय, ये भी मतलब लगभग अच्छा खासा आवासीय विद्यालय हुआ था, हजारों की तादाद में यहाँ पे भी शिक्षार्थी ग्रहण करते थे। कई सैकड़ों शिक्षक हुआ करते थे। ठीक है, कई मठ हुआ करते थे। इसका एक परिसर होता था जिसको विद्यागृह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? विद्यागृह। एक परिसर होता था जिसको विद्यागृह कहा जाता था। ये इसको आप कह सकते थे सेंट्रल लेक्चर हॉल, इसको कहते थे सेंटर, व्याख्यान कक्ष बोलते हैं इसको, नॉर्मल सेंटर लेक्चर्स हॉल हुआ करता था। तो पियाजा प्रश्न विद्यागृह का संबंध किससे था? तो आपके विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से जिसका संबंध था। ठीक है, एक आपसे से बहुत इंपॉर्टेंट आपके एक आचार्य थे, आचार्य पूछा गया इनके बारे में, इनका किससे संबंध? आचार्य अतीश, आचार्य अतीश दीपांकर श्री ज्ञान, दीपांकर श्री ज्ञान, ये पूछा गया, अच्छे से याद लिख लेना। आचार्य अतीश दीपांकर श्री ज्ञान का नाम किससे, किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के ये आचार्य हुआ करते थे। आपको पता होना चाहिए, नालंदा की बहन संस्था हम कहते हैं इनको। ठीक है, और इसके अलावा भी और कुछ है, एक तो है रघुनंदन, इनके अलावा है रघुनंदन, आचार्य अतीश दीपांकर श्री ज्ञान, रघुनंदन, रघुनाथ, ठीक है, श्री चैतन्य। तो आप ये लिख लीजिए, यदि इनका संबंध किस विश्वविद्यालय से था तो आपको ये पता चल जाएगा, रघुनंदन, रघुनाथ एंड श्री चैतन्य। क्लियर? बख्तियार खिलजी ने इसको भी किसने नष्ट किया था? इसको भी बख्तियार खिलजी के द्वारा ही नष्ट किया था, लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास। पतन किसके द्वारा किया गया था इसका? बख्तियार खिलजी। ठीक है, 12वीं शताब्दी में, लगभग माना जाता है 11वीं 12वीं शताब्दी में। आप ऐसा लिख लीजिए ना, ये सब नहीं पूछेंगे आपसे शताब्दी वगैरह वैसे तो। ठीक है, समझ में आ गया? इतना नोट कीजिए जल्दी से, फिर मैं कुछ चीजें और लिखवा रहा हूँ आपको अलग से। नालंदा के कुछ शिक्षक मैं लिखवा देता हूँ, अभी हमें स्किप हो गया। ठीक है, वो सब हम देख लेते हैं। हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ टीचर्स थे, उनका एक बार हम देख लेते हैं। आपके पास जगह हो साइड में लिख लीजिए, और उनकी कुछ रचना में लिखा देता हूँ आपको एक जगह सारी की सारी वो चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए एक एक करके मैं नोट करा देता हूँ, आप लिखते चलिएगा। एक आपके नालंदा से जिनका संबंध था, नालंदा से लिख लीजिए। नालंदा के फेमस टीचर या परिचय कह लीजिए आप इसमें, एक थे आपके आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट है ना, नोट करिए, इनकी रचना लिख लीजिए। इनकी जो रचना है, एक तो है आर्यभट्टीय, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, रचनाएं पूछी जाती है, हर बार एक प्रश्न यहाँ से आता है, संभावना रहती है और पूछे ही जाते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से जब प्रश्न आएंगे तो इसी टाइप से या तो विश्वविद्यालय से पूछ ले जाएंगे या व्यक्ति से पूछ ले जाएंगे, इसी तरह के प्रश्न बनते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना रचना, ये आपकी एक लॉजिकल रीजनिंग इंडियन लॉजिक है, वहां पर भी इनकी रचना या प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आपके। ठीक है, एक तो आर्यभट्टी हो गया, एक लिख लीजिए आप गीतिका पाद, गीतिका, इसको इंग्लिश में भी ऐसे लिखना है यार, है ना, गीतिका पाद लिख लीजिए। और गीतिका पाद के अलावा बस दो इनकी रचना लिख लीजिए। इनके गीतिका पाद के 4 खंड थे अलग अलग। ठीक है, तो उनको छोड़ देते हैं।
आगे बढ़ते हैं। आगे लिखिए आप बराहमीर। नेक्स्ट बराहमीर। बराहमीर, ठीक है, इनकी रचना नोट कर लीजिए आप, बराहमीर जी की। एक रचना इनकी पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका, ठीक है। एक और इनकी रचना है, एक इनकी लघु जातक, भृत जातक, ठीक है, और आर्यभट्ट हो गए, बराहमीर हो गए। इसके बाद आप नोट करेंगे भास्कर प्रथम, ठीक है। एक और लिखिए, भृत संहिता भी इनकी एक रचना, और भृत संहिता, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखिए भास्कर या भास्कराचार्य, ठीक है। भास्कर प्रथम लिख लीजिए एक ना, एक और भास्कर प्रथम। देखिए नालंदा में सिर्फ बुद्धि नहीं बल्कि हिंदू लर्निंग भी था, मैंने अभी लिखवाया था आपको, लेकिन मुख्यतः ये था जो बुद्ध लर्निंग के लिए ये जाना जाता है का। इनकी पहली रचना है भास्कराचार्य, ठीक है। पहली रचना इनकी मैंने क्या लिखा है आपको, नहीं भास्कराचार्य, इनका नाम हो गया महाभास्कर, ये बोलते हैं उसको, महाभास्कराय, ठीक है। एक और नोट कीजिए आप, इसके बाद इनकी एक जो रचना आ जाएगी लघु भास्कराय, ठीक है। महाभास्कराय और लघु भास्कराय। एक होती आर्यभट्टीय भाष्य, आर्यभट्टीय भाष्य, ये इनकी रचना थी। चलिए ये मार्कर गया, दूसरे लेते हैं, अभी यूज करते हैं। और नोट कर लीजिए आप, एक और है इनके भास्कर के अलावा, ब्रह्मगुप्त मैंने बताई दिया आपको, ठीक है। और एक लिख लिया पालकाल्य, चार। जो हाथियों का इलाज करते थे, हस्त्य आयुर्वेद इनकी रचना है, ठीक है। नामक इन्होंने ग्रंथ लिखा था जिसमें हाथियों से चिकित्सा से संबंधित, मतलब पहले ये सब चीजें थी यार हमारे पास, आदत लगा लीजिए, हस्त्य आयुर्वेद, ठीक है। समझ में आ गया आपको। एक और लिख लीजिए धन्वंतरी जी, नाम सुना है सभी ने धन्वंतरी का, ये भी चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। ये आयुर्वेद के माने जाते हैं प्रणेता। ये विक्रमादित्य के दरबार में एक उसके उनके 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे ये, ठीक है। एक है आप लिखिए, एक और है, चिकित्सा में तो काफी आगे था ये, मान के चलिए ये विद्यालय, उनका नाम है श्रीमान आपके बागभट्ट। इनकी रचना सबने पढ़ी होगी, अष्ट हृदय, हृदय के अष्ट कोण पढ़ते ना, अष्ट हृदय। सोचिए इतने पहले हम ये सब चीजें कर चुके हैं जो वेस्टर्न वाले आज हमको बताते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। एक और यहाँ से नालंदा से जो पढ़े वाले जो शिक्षक हुए आगे बहुत बड़े, उनका नाम है नागार्जुन, याद रखना, नागार्जुन विद्यापीठ। फिर आगे उन्होंने विद्यालय में, वो अपने क्षेत्र में जाके उन्होंने अपने विद्यालय भी, उनके नाम पे एक विद्यालय स्थापित हुआ है नागार्जुन पीठ के नाम से। तो नागार्जुन का संबंध कभी पूछा जाए तो किस विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे, नागार्जुन जो पढ़े हुए थे वो आपके नालंदा विश्वविद्यालय के से पढ़े हुए शिक्षार्थी थे। क्लियर, ये आपको मुझे बताना था। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट है आपकी पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी, जैसे उड़ीसा उदयगिरी, ये उड़ीसा की यूनिवर्सिटी है, लिख लीजिए आप इसको, मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए। अभी तक मैं शॉर्ट में कुछ चीजें समझा देता हूँ, नोट्स में मैंने दिए हैं आपके पास। क्लियर, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय या पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी, ठीक है। फैक्ट यहाँ पे लिखेंगे पुष्पगिरी से रिलेटेड।
कहाँ पर है ये ओडिशा में आपका, ठीक है, ओडिशा में आपका पुष्पगिरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये इसकी 3 पहाड़ियां पूछी जाती है, हमें से याद रख लेना। विस्तार कहाँ कहाँ तक था इसका, ललितगिरी, उदयगिरी, उदयगिरी जाओगे तो बहुत सारी आपको उदयगिरी में कैप्स देखने मिलेंगे, सबके सब बुद्धिंग लर्निंग सेंटर ये, और एक है आपका रत्नगिरी, ये इसके सेंटर्स हैं, याद रखना बस, ठीक है। उदयगिरी, ललितगिरी, उदयगिरी, रत्नगिरी, ठीक है। हेनसांग ने भी यहाँ का जो था, आप कह सकते हैं इसको, यहाँ पे घूमा था, फिरा था, उसने देखा था इन सब चीजों को, ललितगिरी, उदयगिरी को। समझा देता हूँ मैं ना, बहुत ज्यादा चीजें लिखने की है नहीं है, आप समझ लीजिए, सुन लीजिए, बाकी चीजें मैं आपको नोट्स में अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। चीनी यात्री हेनसांग, लिखते चलिए, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए हेनसांग ने यहाँ का टूर किया था, उसके कई ग्रंथों में भी इस विश्वविद्यालय का जिक्र मिलता है। सम्राट अशोक के शिलालेखों में, अशोक के शिलालेखों में इसका उल्लेख मिलता है हमको, क्लियर, समझ में आ गया आपको, इतना आप नोट करते चलेंगे। नागार्जुन कोंडा के भी कुछ शिलालेख प्राप्त हुए, वहां पर भी इस विश्वविद्यालय का हमको उल्लेख मिलेगा, ठीक है। ललितगिरी, उदयगिरी, महावीर, रत्नगिरी मैंने बता दिया। बौद्ध धर्म से संबंधित था, महायान और यूनियान दोनों इसी संबंधित था, ठीक है। एक गजपति शासक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, माना जाता है गजपति शासकों के द्वारा, गजपति शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट आप लिखिए औदंतपुरी विश्वविद्यालय, कौन सा है नेक्स्ट, औदंतपुरी यूनिवर्सिटी। औदंतपुरी, ठीक है। औदंतपुरी के विषय में आप नोट करिए सबसे पहले, ये इसकी लोकेशन कहां पर है, तो ये है आपकी बिहार, ठीक है। बिहार में ये यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना किसने की थी, पाल वंश की एक शासक हुआ करते थे, उनका नाम था राजगोपाल प्रथम, लिख लीजिए आप, राजगोपाल प्रथम। सब 8वीं शताब्दी की यूनिवर्सिटी स्थापना हुई इसकी, राजगोपाल प्रथम, ठीक है। पाल वंश के शासक हुआ करते थे राजगोपाल प्रथम, इन्होंने इसकी स्थापना की थी 8वीं शताब्दी में, ठीक है, 8वीं सेंचुरी आप नोट कर लीजिए ऐसा करके इसको, ठीक है। कहीं बिहार होते, नालंदा की शाखा संस्था भी कहा जाता है इसको, ठीक है, नालंदा की शाखा संस्था भी इसे कहा जाता है, ठीक है। महायान, वज्रयान, बौद्धिक तंत्र, लगभग बुद्ध धर्म के सभी के लिए यूनिवर्सिटी काफी विकसित थी, ठीक है। पतन बख्तियार खिलजी साहब करेंगे इसका, पतन कौन करेगा, बख्तियार खिलजी के द्वारा ही होगा इसका। पता नहीं उसने टारगेट पे सभी विश्वविद्यालय को रखा गया था कि भाई इनकी एजुकेशन समाप्त कर दो, तभी इस्लाम को बढ़ा पाएंगे, जब तक ये राम का नाम लेना नहीं भूलेंगे तब तक ये कुरान को कैसे याद कर पाएंगे, बस इतना सिंडा था। लेकिन इस मैंने जो शब्द दी उसकी, इसे आज के टर्म में यूज मत करना, क्लियर। ये पहले हुआ था, उस समय की बात करूं जिस समय जिस उद्देश्य से इन सभी विश्वविद्यालयों को नष्ट किया गया था। इनका अध्यात्म, इनका दर्शन, इनका जो भी विचारधारा है, इनकी जो मूर्ति पूजा पद्धति है, सभी को समाप्त करके इस्लाम को प्रचार करना था, बस इतना उद्देश्य उसका था, ठीक है। आगे बढ़े, एक आता था जगदला यूनिवर्सिटी, कौन सी है, जगदला यूनिवर्सिटी, चलिए इसको समझ लीजिए, कुछ नहीं है, ये बांग्लादेश, ये भी बंगाल में है, बरिंद करके एक जगह है, वहां पर बंगाल में आपको ये मिलेगी देखने के, पश्चिम बंगाल जो हमारा है, ठीक है, अगर बांग्लादेश की बॉर्डर पर ही आता है, ये भी पश्चिम बंगाल में आपको मिलेगा। ये इसकी स्थापना किसने कराई थी, ये नाम याद रख लेना, जो नाम लिखा रहा हूँ ना, राजा रामपाल के द्वारा, राजा, सब पास पास में ही है ना, तो वहां पूरे में पाल वंश, आपने देखो राजा रामपाल, धर्मपाल हमने नालंदा में देखा, फिर अभी ये राजगोपाल प्रथम आ गए, तो ये सब पाल वंश के शासक हुए, सब आसपास के पूरा एक क्षेत्र था, तो उधर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी की पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और आपका बिहार वाला क्षेत्र है, वहीं पे आपको ज्यादा देखने की मिलेगी। ये तांत्रिक बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र, ठीक है, तांत्रिक बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तांत्रिक बौद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था ये भी, ठीक है, समझ में आ गया आपको। फिर एक आता आपका सोमपुरा यूनिवर्सिटी, सोमपुरा, ये बांग्लादेश में है, ठीक है, ये कहां पर है आपका, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में, विभाजन के बाद बांग्लादेश का हो गया हमारा ये,
ठीक है। सोमपुरा कहाँ पर है? बांग्लादेश में। ये भी पाल वंश के एक शासक थे, इनका नाम लिख लीजिए। अच्छा, देवपाल, यही मैं पढ़ाना चाहता हूँ आपको, नाम में कंफ्यूज होता ना, पाल पाल है ना सभी। देवपाल ने कराया था इनका भी पाल वंश। ये भी लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास ही इसका निर्माण हुआ था, 8वीं शताब्दी में। बस इसका याद है। सब एक साथ इसको ध्वस्त कर दिए गए। वो 12वीं 13वीं शताब्दी मुस्लिम आक्रांत सब ध्वस्त कर दिए गए थे। कोई भी आज अपनी पुनः, बस नालंदा एक ऐसा जिसको पुनः स्थापना फिर से इसकी करी जा रही है। ठीक है। और हाँ, सोमपुरा से एक लिख लेना आप इसको, 1985 में क्या है, 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया था इसको, यूनेस्को में शामिल किया गया था। मैंने अलग से लिखवा दी आपको पहले ही, ठीक है, अलग से लिखवा दिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया था, वो सारी की सारी हम चीजें चर्चा अच्छे से कर चुके। ठीक है, 1985 में इसको शामिल किया गया था। बस इतना लिख लीजिए, इतना काफी इसमें। नेक्स्ट आप है कांचीपुरम। कांचीपुरम है, कांचीपुरम तमिलनाडु में। ये भी पल्लव शासकों के द्वारा बनवाया गया था। महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन के शासन काल में ये शिक्षा का क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करते थे। कांचीपुरम को दक्षिण भारत का नालंदा कहा जाता है, ये लिख लीजिए। अभी प्रश्न कभी आया कि दक्षिण भारत का नालंदा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का नालंदा, कांचीपुरम। ये पल्लव काल में पल्लव वंश के शासकों ने इसका निर्माण कराया था। कुछ नाम जैसे याद कर लीजिए इसमें, महेंद्र वर्मन, ठीक है, ये प्रसिद्ध, जिनके काल में इसको बहुत ज्यादा, ये बहुत अच्छे शासक हुआ करते हैं। जो हिस्ट्री वाले विद्यार्थी होंगे, जो प्राचीन भारत के इतिहास में, वो इनको अच्छे से समझते होंगे। नरसिंह वर्मन, ठीक है, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन। दक्षिण का नालंदा इसे कहा जाता था, दक्षिण का नालंदा, याद रखना है इसको। दक्षिण का नालंदा किसे कहा जाता था? कांचीपुरम विश्वविद्यालय को दक्षिण का नालंदा कहा जाता था। ये जो था हिंदू और जैन परंपराओं के लिए काफी प्रसिद्ध था, हिंदू प्लस जैन परंपराओं के लिए, याद रखें। बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था ये, हिंदू और जैन परंपरा, जैन शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था ये। इतना बस आप इसमें अच्छे से याद रखना, ठीक है। कुछ शिक्षक मैं इसमें बता देता हूँ। शिक्षक इसमें बोधायन का नाम सुना होगा आपने, काफी प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य माने जाते हैं बोधायन। धर्म कीर्ति है ना, सुल्भ सूत्र, इनकी रचना भी है बोधायन की। एक रचना लिख लीजिए, इनकी रचना पूछी जाती है, सुल्भ सूत्र, सुल्भ सूत्र इनकी रचना है बोधायन की, ये लिख लीजिए आप। बोधायन के अतिरिक्त और कौन से हैं? एक है इनका, क्या नाम बताओ, धर्म कीर्ति। ये बुद्ध धर्म से संबंधित है ना, बुद्धि लर्निंग से संबंधित शिक्षक है ये बौद्ध दर्शन के महान आचार्य माने जाते हैं, धर्म कीर्ति, ठीक है। और एक है आचार्य बामन, ये बुद्ध शिक्षा के, बुद्ध दर्शन के प्रसिद्ध टीचर थे। एक थे आचार्य बामन। पूछा जाता देखो, फेमस यूनिवर्सिटी से छोटी छोटी यूनिवर्सिटी को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यूजीसी है ना, ऐसी चीजें पूछती है जो सोचते हैं बच्चे यार ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा तो हम इसको स्किप कर देते, परंतु यूजीसी वहीं से प्रश्न पूछती है। आचार्य वर्मा किससे संबंधित थे? जैन शिक्षा। ये इसी विश्वविद्यालय के थे सभी शिक्षक जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक और इसमें लिखना मैंने लिख लीजिए, काफी इतना, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम नागार्जुन कोंडा। नागार्जुन कोंडा, मैं सोच रहा हूँ आज खत्म कर दें इनको। नागार्जुन कोंडा कहाँ पर है? अच्छा, मैंने इसकी लोकेशन बता दी क्या आपको? ये तमिलनाडु में ना, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में आपके पास इसकी जो लोकेशन है वो तमिलनाडु है। फिर आता है एक नागार्जुन कोंडा, ये कहां पर है? तो यह है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में स्थित है ये वाला आपकी जो विश्वविद्यालय। वंश की यदि मैं पूछे जाऊं इसको, तो ये आता है इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। किस वंश के द्वारा? पल्लव के पास आ जाएंगे, इक्ष्वाकु वंश के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। इसे आंध्र प्रदेश का अमरावती भी कहा जाता है, एक है इक्ष्वाकु वंश कहा जाता है। बुद्ध आचार्य नागार्जुन इसका इससे संबंध है, बस ये अच्छे से याद रख लेना। ये प्रश्न पूछा गया, आचार्य नागार्जुन है ना, आचार्य, इस बार ये प्रश्न पूछा गया आचार्य नागार्जुन का, नागार्जुन कोंडा विश्वविद्यालय से, तो अच्छे से आप इसमें याद
रख लेना। आचार्य नागार्जुन यहाँ के प्रसिद्ध आचार्य हुआ करते थे, ठीक है, जो कि महान बौद्ध दार्शनिक थे, महान बौद्ध दार्शनिक। शिक्षा इन्होंने कहाँ से प्राप्त की थी? नालंदा से प्राप्त की थी, लेकिन पढ़ाते कहाँ थे? नागार्जुन कोंडा में ना। महान बौद्ध दार्शनिक, ठीक है, महान बौद्ध दार्शनिक इन्हें कहा जा सकता है, ठीक है। चलिए, सभी बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है, चाहे वो महायान हो, हीनयान हो, वज्रयान हो, वो सभी शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। अनेकों देशों से यहाँ विद्यार्थी आते थे, चाहे वो चाइना हो, दक्षिण भारत हो, अनेकों विदेशियों से भी यहाँ पे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। एक आपको नोट करा देता हूँ मैं, नादिया यूनिवर्सिटी, नोट कर लीजिए आप। अगला, ये शॉर्ट नोट बनाते चलिए, साथ के साथ रिवीजन करते टाइम दिक्कत नहीं आती यहाँ पे, है ना। ठीक है, नादिया यूनिवर्सिटी, नादिया, नादिया में कहां पर है? तो नादिया भाई साहब जो है ना आपका, ये है आपका पश्चिम बंगाल में, सॉरी ये है ना, पश्चिम बंगाल में आपका ये मिलेगा आपको। कौन कौन सी दोनों, ये अच्छा ये बंगाल में ही है, अभी बंगाल पहुंच चुका है। 3 नदियां होती थी, एक तो होती थी जालंगी, गंगा। 3 कौन कौन सी नदियां होती थी? एक होती थी आपकी जालंगी, अच्छा 2 ही नदियां थी, जालंगी और गंगा के किनारे पर ये बसा हुआ था, इसलिए इसको नादिया यूनिवर्सिटी कहा जाता। जलंगी और गंगा 2 नदों पर ये बसा हुआ था, ठीक है। इसे और यदि नादिया की जगह नवद्वीप भी आ जाए ना, नवद्वीप, तो घबराना मत, क्योंकि इसे नवद्वीप भी कहा जाता था, ठीक है, लिख लीजिए आप इतना। यहां से एक शिक्षक थे प्रसिद्ध, रघुनाथ शिरोमणि, जिनकी रचना थी गीत गोविंद। रघुनाथ, ये नोट में नहीं होगा, आप नोट कर लीजिए, गीत गोविंद गाए जाते थे यहाँ पे, यानी कृष्ण भक्ति भी काफी ज्यादा यहाँ पे हुआ करती थी, ठीक है। और एक गदाधर भट्टाचार्य हैं, गदाधर भट्टाचार्य लिख लीजिए आप, एक गदाधर भट्टाचार्य, नाम ऐसे ही हुआ करते थे पहले, एकदम तत्सम भाषा के, गदाधर भट्टाचार्य। श्री चैतन्य महाप्रभु, भूलना मत बिल्कुल भी, पूछा जाता है आपसे ये। श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति आंदोलन वैष्णव धर्म से संबंधित है, वो इसी विश्वविद्यालय से उनका संबंध। एक सालोड की है, अब मैं कुछ आपको ऐसे बता देता हूँ, आपको नोट्स में दे दूंगा मैं पढ़ने के लिए। एक है आपका मुंशीगंज बिहार, ये मुंशीगंज कहाँ पर है? ये भी बिहार में स्थित है, ठीक है, ये भी पाल वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। एक है आपका सालोड की विश्वविद्यालय, सालोड की कहाँ पर है? तो ये बीजापुर में है, लगभग दक्षिण भारत में आता है, ये भी कर्नाटका में आता है आपका। सालोड की कर्नाटका, सालोड की है कर्नाटक के बीजापुर में आता है आपका, यूनिवर्सिटी है वहां आप इसमें लिख लीजिएगा इसका, ठीक है। वैदिक अध्ययन, धर्मशास्त्र, सारी चीजें, इसे दक्षिण भारत का नालंदा कहा जाता है सालोड की को। फिर एक एन्नई राम, ये तमिलनाडु में, ये भी दक्षिण भारत के हैं, सालोड की, एन्नई राम। और अभी हमने एक और पढ़ा था इससे पहले, नागार्जुन कोंडा, ये सब दक्षिण भारत के विश्वविद्यालय। तो दक्षिण भारत के विश्वविद्यालय अच्छे से पढ़ लेना है आप। कौन कौन से बता दिए मैंने दक्षिण भारत के, एक तो हम पढ़ चुके अभी नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा, अभी मैंने आपको बताया सालोड की, सालोड की, ये कहां पर है? कर्नाटका में है आपका, कर्नाटका में। एक है आपका एन्नई राम, एन्नई राम, ठीक है, ठीक है। तो ये आपके, ये भी कहां पर है? तमिलनाडु में है, ठीक है। और एक और हमने कांचीपुरम देखा था ना तमिलनाडु से, कांचीपुरम, ये दक्षिण भारत की हमारी यूनिवर्सिटी है। कभी अगर दक्षिण भारत के दे दे तो आपको स्टेट पता होना चाहिए। कांची, ये कहां पर है? नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, कांचीपुरम में तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए, हो चुके हैं आपके लगभग। एक है मिथिला, मिथिला कहां पर है? बिहार में है। मिथिला आपने सुना होगा, जहां से माता सीता जहाँ की मानी जाती है रहने वाली जो थी मिथिला, जो पूरे पहले क्षेत्र हुआ करता था, अभी वो नेपाल में चला गया, पूरा बिहार से ही लगा हुआ है क्योंकि नेपाल। तो वहां पे आप पढ़ लेना। उससे ये भी एक शिक्षा का केंद्र हुआ था आपका। एक सारनाथ है आपका यूपी के अंतर्गत, जहाँ बुद्ध, सारनाथ का स्तंभ है, लगभग प्रयागराज से आप 10-12 किलोमीटर जाओगे तो एक सारनाथ जगह पड़ती है। सारनाथ में आपको सेंटर पहले बुद्ध, ये भी एक बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर है। मिथिला हिंदू लर्निंग सेंटर है। मिथिला कौन सा, मैंने अच्छा कल लिखवा दिया ना, मैंने अभी लिखवाने की आवश्यकता नहीं है ना। मिथिला है आपका हिंदू लर्निंग सेंटर,
वो सारनाथ दिया आएगा तो सारनाथ कहलाएगा आपका बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर कहलाएगा, ठीक है। जहाँ पे सम्राट अशोक ने इसको काफी डेवलप किया था, अपने सामने अशोक के स्तंभ में भी इस सब चीजों का उल्लेख अच्छे से हमको देखने को वहां मिल जाता है, ठीक है। और इनको डिटेल से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है। आपने एक अजंता, अजंता आता महाराष्ट्र में, मैंने कल नोट कराया था, चलिए एक लिख लीजिए आप, है ना, अजंता, ये कहां पर है, ये महाराष्ट्र। अजंता केव्स आप सर्च करना, पता चल जाएगा आपको। ये भी बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर है आपका अजंता, कल मैंने बताया था आपको। अजंता के उज्जैन, उज्जैन आपके पास हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों ही लर्निंग सेंटर थे। आपने सांदीपनी आश्रम सुना होगा उज्जैन के अंदर, सांदीपनी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा, बलदेव, उनके जो बड़े भाई थे, उन सब ने शिक्षा ग्रहण की थी। लेकिन ये एक समय पर बाद में बुद्धिस्ट लर्निंग का सेंटर भी रहा। यहाँ पे एक वेधशाला भी उज्जैन में है, जो कि मैंने कल बताया था आपको जब मैंने 5 वेधशालाएं पढ़ाई थी, ठीक है। तो एक वेधशाला भी वहां पर थी, यानी खगोल शास्त्रीय क्षेत्र में उज्जैन की भी काफी प्रसिद्ध रहा है। गणित और खगोल शास्त्र का काफी केंद्र माना जाता है। आज एक वहां वेधशाला स्थापित की गई है फिर से, जिसे माना जाता है कि एक अपना समय भारत का स्टैंडर्ड टाइम अब वो विकास करेगी, सरकार उस पर कार्य कर रही है। तो ये भी आप उज्जैन को थोड़ा देख के जाना आप इस बार, हो सकता है उज्जैन से इस बार प्रश्न पूछ लिए जाए, उज्जैन विश्वविद्यालय से। एक ये शारदा पीठ, शारदा पीठ कहाँ पर था, कश्मीर में था। ये भी हिंदू लर्निंग सेंटर है, शारदा पीठ भी आप अच्छे से याद रखना। शारदा पीठ कहाँ पर है, कश्मीर में है, ठीक है। जो कि एक शारदा देवी का मंदिर था, जो कि ज्ञान की देवी कही जाती है, और बहुत सारे लोग वहां पढ़ने के लिए आते थे। जो अभी कहाँ पर चला गया है शारदा देवी पीठ, जो अभी पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है, ठीक है। हिंदू शिक्षा और दर्शन का प्रमुख केंद्र था शारदा पीठ, बस इतना याद रखना। कश्मीर में यदि पूछ लिया जाता है आपसे तो वेद, वेदांग, मीमांसा, व्याकरण, खगोल शास्त्र, दर्शन, ये सारे के सारे विषय वहां पे अध्ययन कराए जाते, खासकर तर्कशास्त्र भी उसमें शामिल, ये सारे विषय आपके अध्ययन कराए जाते। पतन कब होगा, तो वही लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी के आसपास। सभी हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट थे, हमारे लर्निंग इंस्टीट्यूट थे, सभी को ध्वस्त कर दिया गया था विदेशी आक्रांताओं, मुस्लिम आक्रांताओं के द्वारा। एक कंतलूर शाला है, ये दक्षिण भारत में लिखी कंतलूर शाला, त्रिवेंद्रम, ठीक है, केरल में आता त्रिवेंद्रम, लिख लीजिए, त्रिवेंद्रम केरल में स्थित है आपके। तो ये भी ये संस्थापक आय के जो वंश थे, ये पढ़ लीजिए इसमें से आप। एक मुरैना, मध्य प्रदेश में एक मुरैना आता है, ठीक है। मुरैना एक गोल्डन ट्राइंगल था। आप जाओगे, मैंने बताया था आपको, जो हमारी पुरानी संसद भवन का ऐसा माना जाता है कि जो आकृति वहां से लिखी गई थी, वो उसी जो मुरैना का जो टेम्पल है आपका, वहीं से लिखी गई थी, जो, ठीक है। 64 योगिनी जैसे मंदिर कहा जाता है। काफी तंत्र के लिए भी काफी प्रसिद्ध, तांत्रिक शिक्षाओं के लिए काफी प्रसिद्ध था आपका ये मुरैना गोल्डन टेम्पल। तांत्रिक शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा मंदिर, जिसमें 3 भाग थे, मिताउली, पडाउली और बटेश्वर, अलग अलग मंदिरों के समूह थे। काफी हेरिटाइज साइट है, आप जाके एक बार इमेज वगैरह देख लेना ताकि दिमाग में अच्छे से बैठा रहे, ठीक है ना। ये भी हिंदू लर्निंग सेंटर था, बस इतना याद रखना आप, ठीक है। और एक आता है विक्रमपुर विश्वविद्यालय, ये बांग्लादेश में है, ढाका बांग्लादेश में आता है, के नजदीक लगभग क्षेत्र में बसा हुआ है। ये भी पाल शासन काल में ही इसका निर्माण हुआ था, 11वीं-12वीं शताब्दी में विध्वंस होगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमपुर, अच्छे से याद रखना। विक्रमपुर किस, ये भी महायान, वज्रयान, जो भी बुद्ध शिक्षा से संबंधित है, वो सारी की सारी परंपराओं का शिक्षण यहाँ पे कराया जाता था, क्लियर। इसे भी नालंदा की तरह ही सौदर संस्था कहा जाता था, है ना। कुछ बौद्ध संगीतियां हुई थी, 4 बौद्ध संगीतियां, मैं आपको कल पढ़ेंगे हम संगीतियां, ऐसा करते हैं। 1 मिनट रुकिए, देख ही लेते हैं अभी कितना समय और बचा हमारे पास। तो आज की क्लास हम करेंगे यहीं समाप्त। कल हम छोटा सा पार्ट देखेंगे, 10-15 मिनट का छोटे छोटे पार्ट है हमारे, पार्ट्स बचे हैं। कल हम बौद्ध संगीतियां समझ लेंगे, बौद्ध संगीतिया के बाद थोड़ा मिडिल कास्ट और बुद्ध शिक्षा परंपरा को समझ लेंगे। मैं भी थक चुका हूँ यार, लगातार 2.5-3 घंटे से क्लास ले रहा हूँ, और क्लास फिर बड़ी हो जाएगी, मजा नहीं आएगा आप लोगों को भी देखने में। तो कल हम पढ़ लेंगे 15-20 मिनट में ये सारी चीजें, हम बौद्ध संगीतियां। कुछ मध्यकाल में देख लेंगे, यानी मुगल काल, मध्यकाल के लीजिए, या जब इस्लामिक शासन था उस समय भारत में क्या शिक्षा पद्धति की स्थिति थी, थोड़ा थोड़ा समझ के फिर हम बढ़ेंगे सीधी के सीधी आपका 1600 से, फिर हम 1600 से लेके 1947 तक हम पूरा का पूरा शिक्षा का इतिहास देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ये, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हम यहाँ पे देखेंगे। अब हम क्या करेंगे ना, इतने डिटेल से अब नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ मेन पॉइंट की पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ता हुआ समझाता हुआ चलूंगा, बाकी आप नोट्स से अच्छे से इस यूनिट को पढ़ लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा समझने वाली चीज इस यूनिट में नहीं है। परंतु एक मैप आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये मैं आपको मार्गदर्शन दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की अपनी क्लासों में, ठीक है। कल शायद हम कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे सुबह, और शाम को हमारी वही हायर एजुकेशन चलेगी जब तक हम खत्म नहीं कर लेते।
पीवाईक्यूज मैं कोशिश करूंगा आपके लिए भेजता रहूं। बाकी आप यूथ कंपटीशन की बुक लीजिए, पीवाईक्यूज लगाना प्रारंभ कर दीजिए। जितना पढ़ाया उतना अच्छे से रिवाइज करते रहना यार, जब तक रिवाइज नहीं करोगे ना वरना दिक्कत आएगी। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं कल। सभी को अच्छा, आप लोग अच्छे से स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और सबसे अच्छा अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए। ठीक है ना, मिलते हैं कल। जय हिंद सभी विद्यार्थियों को।